विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक होगा औसत अस्थिर खर्च। तो पीढ़ी के कुल अस्थिर खर्च को कुल उत्पादन से भाग देने पर औसत अस्थिर खर्च प्राप्त होता है। तो सूत्र देखिए, औसत अस्थिर खर्च बराबर कुल अस्थिर खर्च और बटे में कुल उत्पादन। उत्पादन चालू रखना है या बंद रखना है, बढ़ाना है, इससे संबंधित निर्णय लेने में औसत अस्थिर खर्च बहुत ही उपयोगी ख्याल है। अब इसको हम सूत्र में भी रख सकते हैं। तो ABC इज इक्वल टू TBC अपॉन TP। ABC को कहेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत स्थिर खर्च, और TBC है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल अस्थिर खर्च, और TP है टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम सारणी के द्वारा या अनुसूची के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर कुल उत्पादन का प्रमाण लिया है इकाई में, कुल अस्थिर खर्च लिया है और औसत अस्थिर खर्च लिया है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर उत्पादन देखिए 10 से लेकर के 70 तक लिया है। उसके बाद कुल अस्थिर खर्च है 10 पर 80 है, 20 पर 150 है, 30 पर 210 है, 40 पर 290 है और 50 पर 390 है, 60 पर 500 और 70 पर 620 है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे TBC अपॉन TP, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि औसत खर्च जो है यहाँ पर कुल अस्थिर खर्च में कुल उत्पादन का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, औसत अस्थिर खर्च मिल जाएगा। तो 80 में 10 का भाग देंगे तो 8 आ गया। उसी तरह 20 को जो है 150 में भाग देंगे तो 7.5 आ गया। 210 में 30 का भाग दिए 7 आ गया, और इस तरह 290 में 40 का भाग दिए तो 7.25 आ गया। और इस तरह से हमारा ये अनुसूची औसत अस्थिर खर्च की तैयार हो गई। अब आप इसमें देख पाएंगे कि उत्पादन जब 10 था तो यहाँ पर औसत अस्थिर खर्च कितना हुआ, 8। उत्पादन बढ़ के 20 हुआ तो फिर देखिए घट गया, 7.5 हो गया। तो यानी जब उत्पादन शुरू में बढ़ता है तो ये घटता है। फिर देखिए उत्पादन 30 बढ़ा दिया तो फिर ये घट गया, लेकिन फिर 30 के बाद जब 40 फिर से उत्पादन बढ़ा दिया तो देखो फिर बढ़ना शुरू हो गया, 7.25, फिर 50 पे 7.8, 60 पे 8.33। यानी कि शुरुआत में ये घटते दर में रहता है या घटता है, और बाद में अमुक पॉइंट के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसी को हम आलेख में बताएंगे। तो आलेख में आप दर्शाएंगे इसको, तो आपकी रेखा इस तरह से तैयार होगी। हमने यहाँ पर y अक्ष पर जो है औसत अस्थिर खर्च को रुपए में दर्शाया है, 1 से लेकर 11 रुपए तक दर्शाया है, और यहाँ पर हमने x अक्ष पर उत्पादन खर्च बताया है, 5 से लेकर के हमने जो है 80 तक दर्शाया है यहाँ पर। और अब इस तरह से बिंदु प्राप्त करेंगे इसके अंदर। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर अनुसूची में कि 10 पर 8 है, तो ये देखिए 10 पर हमने यहाँ पर 8 ये बिंदु प्राप्त किया जिसका नाम हमने A दिया। उसके बाद 20 पर 7.5 है, तो ये देखिए 20 है, 20 पर 7.5 यानी 7 और 8 के बीच में यहाँ B बिंदु प्राप्त हुआ। उसी तरह 30 पर 7 है, तो 30 पर हमने देखिए 7 यहाँ पर प्राप्त किया। तो उसके बाद जो है फिर आगे है 40 पर 7.25 है, तो 7 से थोड़ा सा ऊपर हमने प्राप्त किया, D बिंदु प्राप्त किया 7.25, ठीक है। और उसके बाद 50 पे 7.8 है, तो इसका मतलब कि 8 से थोड़ा कम है, तो हमने E बिंदु प्राप्त किया यहाँ पर, दोनों को मिलाएंगे इस तरह से। और 50 पर 7.8 है, तो 7.8 हमने हो गया। फिर 60 पर है 8.33 है, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर हमने प्राप्त किया, ये 8 है, 8 के ऊपर 8.33 यानी F बिंदु प्राप्त हुआ। और अंत में 70 पे 8.85 है, तो यहाँ पर हमने G बिंदु प्राप्त किया, और यहाँ पर 8.85 यानी 9 से थोड़ा सा नीचे। और इस तरह हमारी कौन सी रेखा प्राप्त हुई, ABC रेखा प्राप्त हुई, जिसको हम कहते हैं औसत स्थिर खर्च रेखा, ये प्राप्त होगी। आप देख पाएंगे कि ये रेखा शुरू में यहाँ पर आप देखेंगे तो घटते क्रम में है, रे ढाल में है, और उसके बाद फिर क्या होता है, C बिंदु जब आता है तो फिर यहाँ से बढ़ते ढाल में शुरू हो जाती है, तो यहाँ इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो रेखा बनेगी यहाँ पर शुरुआत में घटते क्रम में, बाद में बढ़ते क्रम में तैयार हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं औसत अस्थिर खर्च की रेखा समझाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इसको हमने अनुसूची से और आलेख की आकृति से समझा। और अब इसी में हमारा एक दूसरा पॉइंट और रहेगा, और वो दूसरा पॉइंट हमारा है औसत खर्च। अब औसत खर्च के बारे में जाने तो औसत खर्च किसे कहते हैं,
तो औसत खर्च क्या हुआ, औसत खर्च को औसत कुल खर्च के रूप में भी जानते हैं। इसको हम औसत कुल खर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर औसत खर्च या प्रति इकाई खर्च है। तो कुल खर्च में उत्पादन की कुल इकाई का भाग देने पर औसत खर्च प्राप्त होता है, किंतु कुल खर्च यह कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग होता है। इसलिए कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च को उत्पादन की कुल इकाई से भाग देने पर भी आपको यह प्राप्त होगा। तो हमने दो सूत्र बनाया है, औसत खर्च बराबर कुल खर्च बटे में कुल उत्पादन लिखिए, अथवा स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च, क्योंकि कुल खर्च कैसे मिलता है, स्थिर खर्च प्लस अस्थिर खर्च, तो दोनों को जोड़ के भी कुल उत्पादन का भाग दीजिए तो भी आपको प्राप्त होगा। तो इसको हमने सूत्र में बताया है, फॉर्मूला में, AC इक्वल टू TC अपॉन TP। AC हुआ यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, औसत खर्च या औसत कुल खर्च, TC हुआ टोटल कॉस्ट, कुल खर्च, और TP हुआ टोटल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन। तो इस तरह इसको हमने सूत्र में दर्शाया। अब इसमें भी आप समझिए कि जैसे जैसे उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है वैसे वैसे कुल खर्च बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है कि शुरुआत में औसत खर्च घटता है और फिर स्थिर रहता है और फिर बाद में क्या होता है, बढ़ने लगता है। ये खास ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में घटता है, फिर स्थिर रहता है और बाद में बढ़ने लगता है। अब इसको हम अनुसूची में समझेंगे। तो देखिए उत्पादन का प्रमाण हमने बताया है 1 से लेकर के 7 इकाई। फिर खर्च, कुल खर्च हमने लिया है 9, 16, 21, 28, 40, 54 और 70, ऐसे हमने काल्पनिक आंकड़े लिए हैं। अब औसत खर्च, अब औसत खर्च के लिए हम क्या करेंगे, तो औसत खर्च यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि कुल खर्च में कुल उत्पादन का भाग किया गया है। तो कुल खर्च में यहाँ भाग देंगे तो देखिए ये 9 है, ये 1 है, भाग दिया तो कितना आया, 9 का 9 आएगा। 16 है, 2 का भाग दिया कितना आया, 8 आया। फिर उसके बाद 21 है, 3 का भाग दिया 7 आया। फिर 28 है, 4 का भाग दिया 7 आया। 40 है, 5 का भाग दिया 8 आया। 54 है, 6 का भाग दिया 9 आया। और 70 है, 7 का भाग दिया 10 आया। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि औसत खर्च में देखिए शुरुआत में कितना है 9, फिर घट के कितना हो गया, 2 इकाई पे घट गया 8, फिर 3 इकाई पे क्या हो गया 7। अब देखो यहाँ स्थिर हो गया, 3 और 4 इकाई पे 7 है, स्थिर है। तो देखो नियम यहाँ पर आपने पढ़ा कि शुरुआत में खर्च घटता है, तो देखिए 9 से 8 हो गया। फिर क्या होता है, स्थिर रहता है, ये देखिए स्थिर हो गया 7। और फिर क्या होता है, बाद में बढ़ने लगता है, तो देखो बढ़ने लगा, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। तो ये खास ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि जो औसत खर्च की रेखा वो U आकार में पाई जाती है। U आकार में होने का यही कारण है कि यह शुरुआत में घटता है, फिर स्थिर रहता है, फिर बढ़ता है। अब इसको हम आकृति में दर्शाते हैं। तो ये देखिए हमने आकृति में दर्शाया है, Y अक्ष पर हमने औसत खर्च रुपए में दर्शाया है, 2 रुपए से लेकर के 14 रुपए तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और यहाँ हमने 1 इकाई से लेकर के 9 इकाई तक दर्शाया, 1, 2, 3, 4 करके दर्शाया। अब बिंदु प्राप्त करेंगे इसके अंदर हम, तो यहाँ पर अलग अलग बिंदु यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो देखिए जैसे पहला बिंदु हमने प्राप्त किया यहाँ पर 1 पर, अनुसूची देखिए यहाँ पर 1 पर हमारा कितना है, यहाँ पर 1 पर 9 है, तो 1 पर 9 यानी यहाँ पर हमने ए बिंदु प्राप्त किया, यहाँ पर ए बिंदु प्राप्त हो गया। उसके बाद आता है 2 पर 8 है, तो ये देखिए 2 पर 8 आया, बी बिंदु प्राप्त हो गया। उसके बाद है 3 पर है 7, तो 3 पर 7 है, तो इसको हमने कौन सा बिंदु प्राप्त किया, सी। और उसके बाद है 4 पर भी 7 है, तो डी बिंदु प्राप्त किया। तो ये सी और डी दोनों समान हो गए। अब बढ़ना शुरू होगा। अब आता है इसके बाद कौन सा नंबर, 5 पर आता है 8, तो 8 पर आए तो यहाँ पर हमने ई बिंदु प्राप्त किया, ई बिंदु प्राप्त किया। और फिर उसके बाद हमने 8 के बाद यहाँ पर 5 के बाद हमने 6 लिया, तो 6 पर आया 9, तो 9 पर आया एफ बिंदु। और उसके बाद 7 पर लिया हमने 10, तो 7 पर 10 लेंगे तो हमको क्या मिला, जी बिंदु। इस तरह से हमको ये बिंदु मिले और सबको हमने जोड़ दिया तो लगभग यू आकार की आकृति आपको दिखाई देगी। और यही आकृति जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी रेखा कहेंगे, एसी रेखा कहेंगे। इसका नाम हम देंगे एसी रेखा। एसी रेखा का मतलब क्या हुआ, औसत खर्च रेखा, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो औसत रेखा यहाँ पर आपको, या औसत खर्च की रेखा ये प्राप्त होगी, या कुल औसत खर्च की रेखा प्राप्त होगी। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से इसका आलेख रेखा जो बनेगा, आलेख बिंदु बनेगा, वो बनेगा यू आकार में आपको दिखाई देगा। तो विद्यार्थी मित्रों आज के इस वीडियो में
हमने दो अलग अलग खर्चों की बात कहा, इस समझा। पहला समझा हमने इसके अंदर कि औसत खर्च, और उसके बाद हमने औसत अस्थिर खर्च, ऐसे हमने दो का अभ्यास किया और दोनों को सारणी और दोनों को आकृति के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। और अगले लेक्चर में हम फिर से नया टॉपिक लेकर के और सीमांत खर्च के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।